दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं G20 समिट 2023, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। तो ये दिल्ली में आयोजित हो रहा है और इसकी मेज़बानी इंडिया कर रही है और इसकी प्रेसिडेंशियलशिप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो G20 के मेहमानों का सम्मान, मिलेट्स के पकवान और भारतीय पान। तो सबसे पहले देखते हैं G20 समिट 2023 9 और 10 तारीख को आयोजित होना। 9 तारीख बीत गया है, कल सबने डिनर और पान खा लिया है और प्रेसिडेंशियलशिप हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एजेंडा पॉइंट इसका है ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड जलवायु परिवर्तन, टेररिज्म एटसेट्रा भी आजकल शामिल कर लिया गया है, लेकिन इसका मेन एम है ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है ना। एंड डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री को एक साथ एक मंच पर ला करके और विभिन्न टॉपिक्स पर इसकी चर्चा होनी है। इसका मोटो वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर रखा गया है, इसकी थीम पर रखा गया है। लेकिन आपको पता है मोदी जी थोड़ा सा उसमें ऐड करने के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने क्या क्या ऐड किया वो देखते हैं। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। तो एक भविष्य उन्होंने क्या किया है, इसमें अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। लास्ट समिट इसकी हुई थी बाली में 2022 में, एंड जो अगली समिट है वो ब्राज़ील में होनी है 2024 में, ठीक है। अब G20 है क्या, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा G7 को, ठीक है। तो क्योंकि G7 पहले बना था और यह 1970 के दशक की बात है। दुनिया की आर्थिक हालत काफ़ी ख़राब थी। आर्थिक हालत काफ़ी ख़राब थी क्या, अरब कंट्रीज़ ने यूरोपियन और यूएस को क्रूड ऑयल देने से मना कर दिया था और एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी उस समय आ गई थी। 73 में ऑयल क्राइसिस, अरब देशों ने जो तेल बेचना बंद कर दिया था उसकी वजह से आ गई थी। एंड 1973 में यूएस के व्हाइट हाउस में कुछ देशों के फाइनेंस मिनिस्टर के बीच में एक बैठक होती है। यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर की 1973 में बैठक होती है और 2 साल के बाद इटली और जापान भी शामिल कर लिए जाते हैं और इसका नाम रख दिया जाता है G6, जो कि फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग इसकी होती है 1975 में। 1976 में कनाडा को भी शामिल कर लिया जाता है और ये बन जाता है G7। ये सातों देश उस समय के सबसे ज़्यादा डेवलप्ड देश थे। और हाँ, एक बात इनमें काफ़ी समरूपता थी कि इनके बीच लिबरल डेमोक्रेसी थी, जो कि ह्यूमन राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम को काफ़ी वैल्यू देते थे। इनका मेन एम था इकोनॉमिक क्राइसिस पर स्ट्रैटेजी बनाना, ठीक है। अब 1990 में कोल्ड वार के बाद में 1991 में क्या हुआ, सोवियत यूएसएसआर का विघटन हो गया, तो रसिया वो अलग हो गया एंड 1998 में रसिया को शामिल करके यह G8 बन जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इनका G6, G7, G8 का मेन एजेंडा, मेन मोटिव, मेन मोटो क्या था। अभी G20 का गठन क्यों और कैसे हुआ, तो आप लोगों को पता है कि 1999 में एक बबल आया था जिसको बोलते हैं IT बबल बोलते हैं। उसकी वजह से बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी क्या, एशियन कंट्रीज समझ लो एक प्रकार से डूबने के कगार पर हो गए थे, इतनी बड़ी क्राइसिस थी। तो उस समय ये बहुत बड़े चर्चा का विषय बना कि अब कम से कम जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनको भी इसमें शामिल किया जाए, तभी जाकर के यह एक सपना साकार हो पाएगा। तो 1999 में G20 का फॉर्म हुआ है। अब 1999 में G20 का फॉर्म होने के बाद में इसकी जो कंटिन्यूअस बैठक हो रही है वो 2008 से हो रही है, ठीक है। 2008 से हो रही है क्योंकि 2008 में एक और फाइनेंशियल क्राइसिस आई। बोलते हैं ना, जब पीड़ा होती है तभी जाकर के चक्षु खुलते हैं। तो लेमन ब्रदर का जो कोलैप्स आया, इसने पूरी दुनिया को चपेट ले लिया है। लेकिन हमारे यशस्वी उस समय के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी वो अर्थशास्त्री थे और उन्होंने इसको संभाल लिया है। और उनका स्टेटमेंट मैं कोट करना चाहूँगा। उन्होंने बोला, आज की डेट में हम जो बचे हुए हैं ना, ये हमारा भारतीय समाज इन्वेस्टर नहीं है, वो एक सेवर है। और सेविंग करके हमारी माताएं, बहनें, गली खुंचे वाले, आपके पान की दुकानों वाले एटसेट्रा टाइप के
जो हमारे हैं, इन्होंने हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट दिया है, इन्होंने बैकबोन का काम किया है। स्टेटमेंट लोगों को ऐसा लगेगा, लेकिन जिन्होंने उनको ध्यान से सुना होगा उन्हें आज भी याद होगा, ठीक है ना। तो अभी हम इस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि मुद्दा फिर डाइवर्ट हो जाएगा। डाइवर्ट होने के बाद में हम बात कर रहे हैं G20 पर। तो अब देखते हैं G20 को आगे हम बोर्ड पर इसका मेन एम क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं और इनका काम करने का तरीका क्या है। ठीक है दोस्तों, अभी G20 समिट को हम समझते हैं, इसमें एक ट्रोइका सिस्टम फॉर्म होता है। इसके एजेंडा पॉइंट्स, इसका वेन्यू, इसके डिस्कशन का मुद्दा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आप ये मत समझिए कि 9 और 10 तारीख को सितंबर में हो जा रहा है तो इसका ये ख़त्म हो गया। इसकी मीटिंग्स लगातार चलती रहती हैं, मिनिस्ट्रियल लेवल पे चलती हैं, अधिकारियों के लेवल पे चलती हैं, और ये बहुत सारी इकोनॉमिक एंड कई सारी अपना जो पॉलिटिकल एंड इशूज़, भिन्न भिन्न इशूज़ की, जैसे जो है जलवायु परिवर्तन एक्सेट्रा हो गया, तो इन पर ये चर्चाएं चलते रहते हैं। तो कई कंट्रीज़ में इनकी बैठकें होती रहती हैं और इन सबको तय करने के लिए एक ट्रोइका फॉर्म किया जाता है। ट्रोइका फॉर्म करने में जैसे आपकी करंट ईयर का जो प्रेसिडेंट है, जिन्होंने समिट को अभी इस साल में होस्ट किया है, वो पिछले साल का जैसे आपका इंडोनेशिया है, एंड आने वाले भविष्य के जो प्रेसिडेंट हैं ब्राज़ील के, वो क्या करेंगे, एक ट्रोइका को फॉर्म करके और इसकी रूपरेखा को उनकी टीम तैयार करेगी और इस पर भिन्न भिन्न एजेंडे तय करके और डिफरेंट लेवल के मिनिस्टर और अधिकारियों के द्वारा इसे परफॉर्म किया जाएगा, इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। हम ऐसा करके समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 18वीं G20 की समिट है, ठीक है ना। मीडिया इसका कुछ ज़्यादा ही हाइप क्रिएट कर रही है, ठीक है ना। और जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये जो है भारत को मिल गया तो कोई एक बहुत बड़ी बात हो गई। भारत में इसने होना था, जैसा कि आप सबको पता है। 18वीं ये समिट है तो 17 कंट्रियों में हो चुकी है और पहली बैठक यूएस में हुई थी। तो आफ्टर दैट ये हर कंट्रीज़ में अल्टरनेट होकर के ईयर बाय ईयर अपना चलता रहता है। अभी 2 कंट्रीज़ बची हुई हैं, ये आपका इंडोनेशिया, जिसमें जो ब्राज़ील में अगले साल होना है। तो उसके बाद में एक बची हुई है साउथ अफ्रीका, उसमें हो जाएगी 2025 में। तो कोई इतनी बड़ी ये उपलब्धि नहीं। हाँ, सारे मेहमान आए हैं, उन पे चर्चा हो रही है, जैसा कल बता रहे हैं, ये दिल्ली डिक्लेरेशन किया गया है। तो बाली से ये कहीं ज़्यादा सक्सेस रहा है, ये ऐसा माना जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या निकल करके आता है। तो अभी कल सारे मेहमानों की मेहमान नवाजी हुई है, जिसमें माइलेट्स के पकवान और भारतीय पान और भारतीय संस्कृति के उनको सारे मेहमानों को दर्शन कराए गए हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, जब आपको माइलेट्स के पकवान पर इतना ज़्यादा प्राउड है, इंडियन पान पर इतना ज़्यादा प्राउड है, तो भारतीय संस्कृति पर जो इस टाइप का ओछा एक को दे रहे हैं, हालांकि ये इसका टॉपिक नहीं है, लेकिन ओछी बयानबाजी देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने मिस्टर राजा के खिलाफ उस समय 2008 में उनका नाम आने के बाद में लिया था। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के शर्मनाक बयान देने वाले के खिलाफ भारत सरकार जरूर एक्शन लेगी। तो G20 समिट के बारे में जानकारी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।